हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम इस लेक्चर के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी को मेंस पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे अप्रोच रखना चाहिए। यूजुअली जब हम लोग अपने प्रीलिम्स टाइम पर ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी पर ध्यान देते हैं, जो भी कॉन्सेप्चुअल ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है या फिर मैप वर्क है उस पर ध्यान देते हैं, और कभी कभी इंडियन ज्योग्राफी के कुछ सेक्शंस पर, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये सब। लेकिन जब हम लोग मेंस पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एरियाज बनते हैं जैसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ऐसे सेक्शंस में हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे डील करना चाहिए, ये लेक्चर उसके बारे में हमें बताएगा। वैसे तो ये लेक्चर हमारे कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस प्रोग्राम का पार्ट है और प्रारंभ के मेंस सेक्शन में भी आपको यही लेक्चर्स मिलेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं और आप ये प्रोग्राम्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको आप video.onlyis.in पर आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। Hello everyone, I hope all of you are fine, and now we are going to discuss a bit about geography for mains. जैसा कि आपने सब कुछ काफी कुछ पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे, and your target is to become IAS, and we wish you good luck कि आप जल्द से जल्द IAS बने, आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो। See, first of all, एक पहले देखेंगे एग्जाम का नीड क्या है। What does this exam demand? 3 stages एग्जाम के सबको पता है। There's a prelims, there's mains, then there is interviews. So I'm specifically talking about the mains exam. देखिए, prelims में आप information gather करते हैं। You gather a lot of information. You study so much of you must have studied, या आप पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, आप बहुत सारी चीजों को जानते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और मेंस में वो इंफॉर्मेशन को यूज करके आंसर्स लिखते हैं। एंड व्हेन यू gather so much of knowledge, when you have so much of information, your personality improves. एक ही तरीका है कॉन्फिडेंस लाने का, and that is knowledge, information. So when you gather so much of knowledge, when you are informed, you feel confident, and that will be very useful for your personality test. So we are going to discuss about geography. देखेंगे कि ज्योग्राफी में सिलेबस क्या है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोग अभी जुड़े होंगे। So what about the geography syllabus as such? And this topic geography, everyone has studied till 10th standard at least. हर कोई स्कूल में तो पढ़ा ही है geography, right? So all of us know geography about places, plateaus, resources, rivers and so on. और काफी कुछ हमारे लिए ज्योग्राफी का मतलब ये था कि कुछ जगहें याद करनी है, एटलस पर उनको देखना है और एग्जाम में मार्क करना है, दैट इज ज्योग्राफी। लेकिन जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, यू रियलाइज मेनी थिंग्स, दैट ज्योग्राफी इज नॉट अबाउट रिमेंबरिंग प्लेसेस। ज्योग्राफी इज मच बियॉन्ड दैट। एंड सो फार एज अ ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड, इसको डिफाइन कैसे करें, होता क्या है ज्योग्राफी, जस्ट 1 लाइन इंट्रोडक्शन टू दैट, उसके बाद हम मेंस की डिस्कशन पर आएंगे। सो बेसिक अबाउट ज्योग्राफी, एज वी नो, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी। वन इज द नेचर। क्या पढ़ते हैं हम ज्योग्राफी में? हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, हम लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, हम हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। वी स्टडी ओशियोनोग्राफी, वी स्टडी फिजिकल ज्योग्राफी, आई मीन जियोमॉर्फोलॉजी, वी स्टडी क्लाइमेटोलॉजी। They're all the natural aspects, conditions surrounding us. और जब ये तीनों को जोड़ दे, the effect of put together, that is hydrosphere, lithosphere, atmosphere put together, that becomes biosphere. So basically हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? We are discussing nature. Right? Many a times जब मैं पूछता हूँ कि what is geography, a lot of people answer study of earth. Okay, fine, study of earth, but is it only the study of earth? It's much beyond that. And what is that? The effect of this nature on man. Study of earth as a home of man. That's what is geography. Study of earth and man
as an inseparable components. तो अब देखते हैं कि what is the effect of nature on man, what is the effect of physical conditions on man, or no. And at the second aspect, एक चीज हम पढ़ते हैं, what is that? What is man's response to nature? What is man's response to nature? And there are so many examples that we can quote to understand this. Nature का effect man पर और man का response क्या है nature की तरफ? To study that interrelationship is what is called as geography. On one part, we emphasize on nature, जिसको हम क्या कहते हैं? Physical geography. Physical geography. और नेचर को क्या हम एक ही तरफ एक ही बार में पढ़ लेंगे क्या? Is it possible to study nature in one frame? No, we divide nature in smaller components, try to build up a concept which is very generalized. Laws पढ़ते हैं हम इसमें, कुछ theories पढ़ते हैं हम इसमें, right? We study this because we collect so much of information, so much of facts, and then derive to some conclusion based on these observations. So here, the methodology of studying this is more general. Right? Methodology is more general. That's why we also call it as general geography. Generalized way. Whereas in this case, emphasis किस पर है? We emphasize on man. Man's activity. Man's response to nature. Right? So what is this? Human aspect. We call that as human geography. Man's activity keep changing because man is an emotional person, emotional being. So it is not that always that there's a higher rainfall will lead to the rice production. Yes, that is dominant there. But sometimes, in places you find not rice, but you find sugarcane, you find coffee, you find tea. Maybe the food grain is not, food crop is not that important in that region despite of having a higher rainfall. तो अगर रेनफॉल ज्यादा है तो भी जरूरी नहीं है कि राइस कल्टीवेशन होगा. कॉफी हो सकता है, स्पाइसेस हो सकता है, टी हो सकता है, राइट? सो इट्स मेनली डिपेंडेंट अपॉन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट. सो वी कांट गिव लॉज टू दिस. वी कांट मेक लॉज फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी. वी कांट हैव द जनरलाइज्ड अप्रोच फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी. सो देयरफॉर इट इज descriptive in nature. It is descriptive in nature. Right? This is how we approach these two aspects. So the study of interrelation between the two, that is man and nature, is geography. Or this equilibrium, if it gets disturbed because of whatever factors, can lead to disaster. If there is equilibrium, तो कैसे भी अगर नेचुरल फोर्सेस की वजह से इक्विलिब्रियम खराब हुआ तो नेचुरल डिजास्टर्स, अगर मैन मेड फोर्सेस की वजह से इक्विलिब्रियम खराब हुआ तो ह्यूमन डिजास्टर्स. दैट इज द सिलेबस, दैट इज इन अ ज्योग्राफी इन अ नटशेल. राइट? नाउ लेट्स थोड़ा इलैबोरेट डिस्कशन करें अगर सिलेबस की, तो obviously this is physical geography, which is more conceptual. Topics like geomorphology, oceanography, climatology you study here. And then second aspect is the human geography aspect, right? Human geography aspect with main emphasis on the human aspect, rather main emphasis on the Indian geography because demand hai. So broadly physical geography or human geography mein we study human activities. So in physical geography, topics like geomorphology, right? Geomorphology, topics like climatology, right? Topics like oceanography or hydrosphere, ये सब चीजें आप पढ़ते हैं, which are very conceptual, and these are very much important for your prelims examination. तो जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं तो इन चीजों पे ध्यान देते हैं, इंफॉर्मेशन, आप कॉन्सेप्ट समझते हैं, उस पर फैक्ट्स याद करते हैं, ये सब चीजों पे ध्यान देते हैं. देन
human geography deals with the human activities and activities such as agriculture, right? Activities such as industrial setup, economic aspect, population increase, then urbanization and settlements, right? अब हम इसको थोड़ा रिलेट करते हैं. Let's link thing. After all, we are saying that nature का इफेक्ट मैन पर और मैन का रिस्पॉन्स नेचर पर. Let's take an example here. प्रीलिम्स और मेंस के लिए कहां डिफरेंस है? देखो, प्रीलिम्स में आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, मेंस में उसको यूज कर रहे हैं, बिकॉज अब हमें एग्जामिनर को यह दिखाना है दैट वी नो हाउ टू अप्लाई. पहला स्टेज इंफॉर्मेशन बेस्ड है, दूसरा स्टेज एप्लीकेशन बेस्ड है. एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं. सपोज हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक ब्यूरोक्रेट है, कोई डीएम है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जिनको बहुत आता है. He knows a lot. He is like encyclopedia, but does not know how to apply. बहुत कुछ आता है लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे, अपने नॉलेज को यूज नहीं कर पा रहे. What is use? That's of no use. So now in mains examination, the information that we have gathered, we need to apply that. तो क्वेश्चन किसके बेसिस पर आएंगे? एप्लीकेशन बेसिस पर, राइट? प्रीलिम्स में ज्यादा इंफॉर्मेशन बेस्ड आएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा. अब उस इंफॉर्मेशन, उस कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करेंगे हम फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सराउंडिंग, उस पर क्वेश्चन आएगा. इट्स वेरी ऑब्वियस नाउ. सो द क्वेश्चन मे नॉट बी आस्क्ड सो मच ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट. क्वेश्चन विल बी मोर ऑन द अप्लाइड एस्पेक्ट, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन, सो ऑन. आई लिंक दिस नाउ. सो जब हम मेंस की बात करें, मेंस का प्रिपरेशन, आवर मेन फोकस इज ऑन दीज टॉपिक्स. बट दैट डज नॉट मीन दैट वील इग्नोर दिस टॉपिक. ये भी इंपॉर्टेंट है. वी गेट 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एस्पेक्ट ऑल्सो, राइट? फिजिकल ज्योग्राफी से भी 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे. बट because the demand of the exam is such that we want bureaucrats who know, and they, more importantly, they know how to apply this knowledge for the betterment, for the growth and so on, right? हम encyclopedias ही सिर्फ नहीं चाहते, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं चाहते, वो लोग चाहते हैं जो उस नॉलेज को यूज कर पाए. तो यूज करने के लिए how does examiner judge whether you can use it or not? He'll ask you questions from the applied aspects, right? Now, how are these linked? So far, I've said that, it's an interrelationship and all that. Let's see that part. देखिए, हम फिजिकल ज्योग्राफी में प्रीलिम्स प्रिपरेशन में पढ़ते हैं कि सॉइल कैसे बनता है, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, टाइप्स ऑफ सॉइल्स ऑफ द वर्ल्ड एंड टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया स्पेसिफिकली. और जानते हैं कि फैक्चुअली हम देखते हैं कि इंडिया में कितने परसेंटेज में एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, एंड सो ऑन. दिस इज द प्रीलिम्स प्रिपरेशन. नाउ let's say, you must have known this, I'm sure you know, कि इंडिया में सबसे ज्यादा एलुवियल ट्रैक, इंडिया हैज द लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक इन द वर्ल्ड in North Indian plains, stretching from Punjab plains to the Assam plains. India also has the largest volcanic plateau of the world, Deccan Plateau. तो अगर लार्जेस्ट एलुवियल प्लेन है और वोल्केनिक प्लेट्यू है, वोल्केनो का मतलब मिनरल्स. सो फिजिकल एस्पेक्ट से हमें यह पता चलता है कि दैट इंडिया में फर्टाइल लैंड बहुत ज्यादा है, राइट? सो व्हाट वुड बी द फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन इन इंडिया? इट्स गोइंग टू बी एग्रीकल्चर, राइट? इट्स गोइंग टू बी एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर में हम क्या देखेंगे? व्हाट इज एग्रीकल्चर? टेक्निक्स ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स. दिस इज वन एस्पेक्ट. We'll see what are the most dominant crops of India. In fact, we'll pay attention on the cropping patterns of India. Why there is rice and wheat so dominant, right? Then we'll see what are the other crops of India. Then we'll look at some programs of India, like agriculture programs of India, including revolutions. Green revolution hai, white revolution hai, and how they are integrated to become the part of second green revolution. First of all, whether we require second green revolution or not, and if yes, what else can we do?
Then we'll have a brief idea about the various types of crops and their conditions. Ab conditions prelims mein bhi important hai, mains mein bhi important hai, so they'll be discussed here. So what is the first economic activity of man? Obviously agriculture. और agriculture जब surplus होता है, right, when there's agriculture surplus, whether it's cash crop that is surplus, whether it's food grain that is surplus, whether there is, income that increases. Now, this gives us a confidence to diversify our economic activities. This gives us a confidence to go for other activities also. तो एक बार जब हमारा ग्रोथ होने लगता है, एग्रीकल्चर सरप्लस होने लगता है, तो क्या करें सरप्लस को? कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, कुछ और करते हैं. क्या करेंगे? प्रोसेसिंग करेंगे. फूड ग्रेन ज्यादा है, ओके फाइन, विल थिंक ऑफ प्रोसेसिंग. मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा है तो मिल्क प्रोडक्शन करेंगे. क्यों प्रोसेसिंग और क्यों प्रोडक्शन करें? बिकॉज हो सकता है एक्सपोर्ट करें हम. इफ यू हैव फुलफिल्ड अवर डेली नीड्स, ऑब्वियसली देन वी गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन. तो कौन सा टॉपिक? इंडस्ट्रीज. Isn't it? Industries. So look at industries now. What are the different types of industries required and so on? So industries पर हम ध्यान देंगे. कौन कौन सी industries हैं और वो क्यों हैं? Why are industries located at a particular place? तो आप देखेंगे कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो रॉ मटेरियल ड्रिवन इंडस्ट्रीज हैं. वो कहीं और सेटअप हो ही नहीं सकती बिकॉज रॉ मटेरियल इज फिक्स्ड एंड इट्स बल्की. एग्जाम्पल हैं कुछ स्टील प्लांट्स. एग्जाम्पल आयरन बेस्ड इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम बेस्ड इंडस्ट्रीज, कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज. तो वो कहां मिलेंगी? झारखंड, उड़ीसा, एडजॉइनिंग एरियाज. इनके जो फाइनल प्रोडक्ट भी हैं, फाइनल गुड्स भी हैं, फाइनल प्रोडक्ट भी हैं, those final products also require a speedy disposal to market, like they need to be carried to the market. और ये बहुत बल्कि है, तो पोर्ट्स भी साथ में होना चाहिए. विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, चेन्नई. So these heavy industries, which are like production-based industries, steel industries and aluminum industries, or in fact manufacturing industries also, they should be very close to the market, ensuring mobility. तो मार्केट के पास होने से क्या होगा? मोबिलिटी बढ़ेगा. तो हम ये देखेंगे कि क्यों इंडस्ट्रीज एक जगह पर है. हम देखेंगे क्यों फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज गुजरात और महाराष्ट्र में ही ज्यादा है. Why do we have more industries in Gujarat and Maharashtra? Fertilizer industries more in Maharashtra and Gujarat. Or why do we have even the pharmaceutical industries there? तो ये समझ में आएगा. For fertilizer production we require a very basic ingredient which is called as naphtha, जहां से नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स वगैरह बनेंगे. Naphthalene. We import a lot of iron. We import a lot of oil from western side. So Gujarat and Maharashtra, number one, is known for oil production and also for oil imports. The same is also important for chemical imports, because most of the chemicals that we are importing from the western, like in Africa or from Brazil or from the Central American regions, तो western को port पे ज्यादा आएगा. That is required for fertilizer industries. Right? Similarly, pharmaceutical industries also require these petroleum jellies and those waxes etc., which are the byproduct of petroleum refinery. So समझ में आएगा कि ये भी क्यों वेस्ट की तरफ ज्यादा. Why Gujarat and Maharashtra has these. So इन फैक्टर्स पर हम ध्यान देंगे. कॉटन टेक्सटाइल तो है, अब कॉटन में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहा है. कॉटन इज नो मोर कन्फाइंड टू महाराष्ट्र एंड गुजरात ओनली. इट्स expanding. UP and northern plains are also becoming the cotton production regions now, and therefore cotton industries are shifting their base because yahan par fresh water bhi available hai. So many rivers are passing through Uttar Pradesh and also a lot of labor. So this is how we see the industrial production. Geographical account samajhna zaruri hai. How geography of that region, how geographical conditions of that region, how rainfall, soil, drainage pattern is affecting industries. Right? Then there'll be one more aspect which is very important. देखिए थोड़ा लिंक करने की कोशिश करते हैं. So we can link physical geography with the agriculture, like monsoon and all that. So अगर agriculture dependent हम हैं, India is agriculture dependent, monsoon would be nothing than the god, nothing less than the god. तो हमारे लिए monsoon सब कुछ है. Monsoon आया तो बहार है, monsoon आया तो festivals हैं, monsoon withdrawal है तो festivals हैं. So the festivities of India are also according to the monsoon calendar, cultural aspect. इसलिए हम
बहुत कोशिश, बहुत एफर्ट्स करेंगे ये जानने के लिए कि मॉनसून अच्छा होगा या खराब होगा, सो दैट वी कैन प्लान आवरसेल्व्स, प्लान आवर एग्रीकल्चर, इकोनॉमी एंड सो ऑन। इसीलिए तो कहते हैं मॉनसून इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रणब मुखर्जी जब प्रेसिडेंट से पहले जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो अपनी लास्ट बजट स्पीच में उन्होंने ये कहा था, आई एम द फाइनेंस मिनिस्टर बट मॉनसून इज द रियल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज इट डिटरमाइंस द कोर्स ऑफ इकोनॉमी। सो मॉनसून इंपॉर्टेंट है, मॉनसून का इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे प्रिडिक्शन मॉडल्स क्या है मॉनसून के, किस तरह से वो बाकी एस्पेक्ट में इफेक्ट रखेगा। तो एग्रीकल्चर, वापस अगर एग्रीकल्चर पे चले और देखें कि एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज बीन मोर देन 5000 years, कुछ सोर्सेस कहते हैं 8000 years, सो वी डोंट नो एग्जैक्टली 8000 है या 10000 है या 5000 है, whatever, but we know that agriculture is very very old in India, one of the oldest agriculture regions. तो एग्रीकल्चर डिमांड्स लेबर, फॉर फार्मर मोर चिल्ड्रन मीन्स मोर हैंड्स टू वर्क। तो एक टेंडेंसी होगा फार्मर्स का टू हैव ह्यूज चिल्ड्रन, मेनी चिल्ड्रन, बिकॉज दे विल नॉट बी अ बर्डन, दे विल बी एन एसेट। एग्रीकल्चर डिमांड्स ह्यूज लेबर। सो अब देखेंगे तो पॉपुलेशन बेस ऑफ इंडिया इज हायर। आई एम नॉट ब्लेमिंग एवरीथिंग टू एग्रीकल्चर, बट एग्रीकल्चर कैन एट द सेम टाइम कैन नॉट बी डिनाइड, राइट? सो third aspect, we'll discuss population. How are they linked? Then we'll see the population base of India is always high because agriculture has always been a labor demanding activity, so demands more and more labor. तो जितना लेबर की जरूरत है फार्मर चाहेगा कि उसके पास ज्यादा वर्कर्स हों घर में ही, ताकि एक तो डिवीजन ऑफ वर्क भी हो जाए, डिवीजन ऑफ लेबर भी हो जाए, बट डिवीजन ऑफ लैंड ना हो, लैंड बचा रहे, राइट? वो जो फार्मर्स का डिवीजन है, लाइक लैंड होल्डिंग है, लैंड होल्डिंग बचा रहे। अब उससे प्रॉब्लम्स क्या हुआ, विल डिस्कस दोस। व्हाट आर द प्रॉब्लम, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, हाउ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हैज टेकन प्लेस इन इंडिया फ्रॉम द टाइम्स जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा था, राइट? रादर पॉपुलेशन बर्थ रेट बहुत ज्यादा था, पॉपुलेशन बर्थ रेट वाज लाइक 49, नाउ द पॉपुलेशन बर्थ रेट हैज रिड्यूस्ड टू 23, इट विल बी फर्दर लेस इन 2021 सेंसस। So how did it decline? How did death rate decline? And उनसे demographic transition पे क्या असर पड़ा, हम उस पे ध्यान देंगे, right? और कुछ और social aspects देखेंगे population से related. And जब population की बात हो रही है, industries की बात हो रही है, agriculture की बात हो रही है, तो एक चीज और important है, planning होना चाहिए, किसका? Settlements का। We have to discuss settlements, और इंडिया में prominent settlements है। एक रूरल सेटलमेंट है जिसमें प्लानिंग तो ऐसा सच नहीं है, because it's determined by religious aspect, social setup and so on, and also depending upon the resources, कि रिवर है या लेक है या एग्रीकल्चर फील्ड है, क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। तो दिस इज वन एस्पेक्ट। व्हाट इज मोर चैलेंजिंग, अर्बन, which is determined by the economic activities. So urban planning is very important, urban setup is very important. तो अर्बन सेटलमेंट क्या है, किस तरह से अर्बनाइजेशन को हम डिफाइन करते हैं, क्या अर्बनाइजेशन वेस्टर्न वर्ल्ड वाली डेफिनेशन है या हमें अर्बनाइजेशन डेफिनेशन को दोबारा से बोलना पड़ा है? Got this point? And apart from these urbanizations and you know types of urban areas, अब हमें देखना है कि गवर्नमेंट का स्कीम क्या है, चैलेंजेस देखनी है पहले कि प्रेजेंट चैलेंज क्या है, बिकॉज if there is population एक बहुत बड़ा, you know, one of the main characteristics of population is migration. तो माइग्रेशन जैसे हम पढ़ेंगे तो माइग्रेशन कहां की तरफ होगा, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल बहुत कम है, very less, it's less than 5% of the urbanization that is from urban to rural. Most of the urbanization is from rural to urban. There is also very huge percentage of migration from rural to rural. So we need to plan migration, we need to plan urban areas. So what are the schemes related to urban areas? Right? That is a very, very important aspect of geography. Then इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए, सेटलमेंट को मैनेज करने के लिए, इंडस्ट्रीज को मैनेज करने के लिए, एग्रीकल्चर को मैनेज करने के लिए, बिकॉज इफ एग्रीकल्चर इतना पॉपुलेशन है तो हमें एग्रीकल्चर में वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, वी हैव टू इंक्रीज द ओवरऑल प्रोडक्शन। उसके लिए क्या चाहिए, इरिगेशन चाहिए, क्या चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए। इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए, कंटिन्यू ग्रो करने के लिए क्या चाहिए,
to continue the growth of industries, what do we require? Resources. एनर्जी रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, किस तरह से एनर्जी नीड पूरी करें हम, व्हाट आर द, बिकॉज एक जब आप ड्रॉबैक्स देखेंगे इंडस्ट्रीज के तो एक ड्रॉबैक है, व्हाट इज दैट, वी से ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ एनर्जी. तो उस लैक ऑफ एनर्जी को किस तरह से फुलफिल करें, दैट इज द क्वेश्चन. दैट इज वेयर द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. The question will be asked कि coal production तो India is one of the top most producers of coal. Then what are the problems related to the coal formation? Western world, USA की तरह अगर हम देखें तो they have adopted fracking as a methodology to extract shale. तो इंडिया में fracking से related क्या problems हो सकती हैं? Why has it been banned in Europe? तो shale gas कहाँ है और किस तरह से extract हो सकता है? Is there a possibility? Right, so these are schemes, these are the emphasis on resources, because resources are very important for industrial growth. और एक, so majority of the questions will be from these topics, and one to two questions from the topics of physical geography. वो जियोमॉर्फोलॉजी से एक क्वेश्चन हो सकता है, वो ओशियोनोग्राफी से एक क्वेश्चन हो सकता है, वो क्लाइमेटोलॉजी से एक क्वेश्चन हो सकता है, बट दैट वुड बी वेरी सिंपल, डोंट वरी. वन और टू क्वेश्चंस, इनफैक्ट एक ही क्वेश्चन है, बट देन मे बी टू क्वेश्चंस जियोमॉर्फोलॉजी से आ सकते हैं या क्लाइमेटोलॉजी या ओशियोनोग्राफी से, बिकॉज ट्रेंड हैज कंप्लीटली चेंज्ड इन 2013, 14, 15. देयर वर फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी, बट वी नो द टॉपिक, द नीड ऑफ आर इज नॉट जस्ट टू नो मोर. Knowing more is okay, but to apply more, to use it for the betterment of humans, for the betterment of society, उस पर ध्यान देंगे. एंड इन पूरे टॉपिक्स को, इन सभी टॉपिक्स पर एक टॉपिक जिसको मास्टर टॉपिक हम कहेंगे विल बी हाउ क्लाइमेट चेंज इज इफेक्टिंग ऑल ऑफ दिस. क्लाइमेट चेंज आप एनवायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग भी पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी के रीजंस क्या है, क्या उसका इफेक्ट रहा है, वो इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रीज, इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन, क्लाइमेट, सेटलमेंट्स. What is the effect of like rising sea level is creating so much of problems in Jakarta, so much so that Indonesia has to change its capital, will change its capital in near future. It's almost like 25 centimeters per year the sea level is rising in Jakarta. So it's creating a lot of problems for Indonesia. And so for many other countries, not just Indonesia. At the same time, नॉर्वे और स्वीडन के लिए थोड़ा बेनिफिशियल है, बिकॉज आइस मेल्ट हो रहा है तो उनके पास नया लैंड निकल रहा है, दे आर गेटिंग मोर लैंड टू फॉर एग्रीकल्चर एंड मोर रिसोर्सेज आर गेटिंग एक्सपोज्ड. सो हाउ इज इट बैलेंसिंग, हाउ इज इट इफेक्टिंग एवरी एस्पेक्ट? तो इसको हम मास्टर टॉपिक ही मानेंगे, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट ऑन अदर पार्ट्स. राइट, इन सब के लिए सोर्सेस, ऑब्वियसली वी विल बी प्रोवाइडिंग सम, whatever classes that we are having, I think they should be good enough. Apart from that, I would suggest कि आप योजना कुरुक्षेत्र पढ़ते रहें. They'll be useful. योजना कुरुक्षेत्र magazines, they'll be very useful to handle questions in agriculture industries, especially urbanization और योजना में काफी useful रहेगा. Right? This is about the topics that we are going to cover for your mains. Now, question is, what about mains? How important is mains? And how to go about mains preparation? See, writing is most important. Right? If someone asks me कि mains निकालने का तरीका, I'll tell them only one thing. Waste pages. Mains अगर आपको qualify करना है in the very first attempt, and it should be cleared in one attempt, so आपको बहुत सारे pages waste करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा writing practice करना पड़ेगा. doesn't matter आप अच्छा लिख रहे हैं, खराब लिख रहे हैं, doesn't matter. एक चीज important, आप लिख रहे हैं, that's more important. And if as at the first day of cycling we do not know how to pedal around, हमें नहीं पता साइकिल कैसे चलाते, और बहुत बार गिरे होंगे, and but then you learn it forever. Answer writing के साथ भी ऐसा है, it's not that you just go through
you can take a sheet of paper and then you write answer, वो बहुत अच्छा आएगा. अगर आपने प्रैक्टिस किया आज पहले तो ठीक अच्छी बात है, that will be helpful. लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है और सडनली आप लिखने लग गए and you expect that you will write wonderful, तो ओवर एक्सपेक्टेशन है. आपको बहुत सारे पेजेस वेस्ट करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा लिखना पड़ेगा. रीजन हाउ टू क्लियर दिस इज बाय राइटिंग. Write a lot, as much as you can. And it's not that you allot some time of the day कि मुझे आधा घंटा लिखना है कि 1 घंटा लिखना है. Don't worry, you write every day. That's more important. आधा घंटा लिखें आप या 15 मिनट लिखें या 1 घंटा लिखें या 2 घंटा लिखें, doesn't matter. You should write per day. And there are ample topics. There are so many topics that you will get it. So what happens in mains when you take answer sheet, you get question paper, और आपको लगता है कि मुझे तो बहुत आता है, like I know a lot of things, but for some reason it doesn't come on the paper. For some reason you do not know how to write. There's a lot of information stored. There's no denial of this fact. So much of information, but there is some resistance. Everything is frozen. ऐसा लगता है सब कुछ जम गए अंदर, कुछ बाहर नहीं आ रहा है, कुछ लिखा नहीं जा रहा है. Why? Because we have not practiced it. We have not handled questions in the real time. We have not done that required practice. So to break that ice, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा. So writing practice करें, right? Will ensure that you write a lot of answers. And how do you write? You write with 3 basic ingredients. पहला, you write with structure, a basic structure. Second, a basic structure matlab this is the point, this is how you should conclude and all that. Second point जो सबसे important है writing के लिए, I would present it as the most important point, that is content. If your content is strong, right, nobody can stop you. If your information is there, you have a lot of information with you, it's good. You can write answer. And third is presentation. By presentation, I do not mean handwriting only or structure or so. Presentation means the framing of sentences. जब हम कभी कभी ऐसा लिखते हैं आंसर्स में, कुछ आंसर्स ऐसे आते हैं जब हम उनको पढ़ते हैं तो लगता है कि जैसे बात कर रहे हैं. It's not, see, the way you speak and the way you write is different. So, generalized statement नहीं होना चाहिए. जो sentence है वो general नहीं होना चाहिए. It should be well framed. छोटे sentences लिखे, अच्छे से उसको framing करें. और अगर framing में आपको time लग रहा है, like आपको लग रहा है कि 200 words है और मुझे 1 घंटा लग रहा है लिखने में, कोई बात नहीं, doesn't matter. You keep practicing, it will reduce. वही साइकिलिंग वाली बात है. तो पहले साइकिल में बहुत बार गिरे हम, लेकिन जब एक बार प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गया, देन इट्स जस्ट रिफ्लेक्सेस से होता है साइकिल. वी डोंट डेलिबरेटली बैलेंस आवरसेल्व्स बिकॉज हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं उसकी. इसी तरह से जब आपको अगर 1 घंटा लग रहा है 200 वर्ड्स लिखने में, कोई बात नहीं, आप लिखते रहिए. विद इन 6 months, in 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, it will reduce 20 minutes. It will be just a reflex, because you're training your mind in that direction. You're training to think in particular direction. और जब तक आप सोचते नहीं है तब तक आप तैयारी नहीं कर रहे. If you want to prepare, start thinking what type of questions are asked, how should I improve my writing in that, what content should I write, how is it applied, how is it applicable for common society, a common man, how is it important for India, how is it important for my society. ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा before you start writing. And while studying, keep this in mind, revise it multiple times. Will be there to help you, right? So if you have any doubts, any queries, most welcome. We encourage you to clear your doubts, right? Thank you, and I shall see you in the discussion for mains classes. Thank you.